नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा। स्वागत और अभिनंदन मिश्रा जी। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपका बहुत शुक्रिया। दो चीजें आज बड़ी गंभीर थी। चूंकि अभिषेक जी बड़ी गंभीर बात करते हैं, तो गंभीर बात थी तो करने की जरूरत पड़ी। उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री है, आईपीएस रहे हैं, और आईपीएस से और आईएएस से बड़ी फिर कोई पोस्ट बचती नहीं है। और उस पोस्ट पर जाने वाला व्यक्ति अगर कोई कमेंट लिखता है तो वो बड़ा अटपटा लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बंदर नाम का जन्म दे दिया। हम लोग तो बंदर में हमेशा हनुमान जी की छवि देखते हैं, और बजरंगबली जब देखते हमारे पास श्रद्धा होती है तो हम उन्हें मूंगफली दे देते हैं, केला दे देते हैं, चने खिलाते हैं। और ये मुझे लगता है कि 99% हिंदुओं की भावना यही है। और एक मंदिर के महंत, एक मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता, वो बंदर की तुलना मानव से करने लगे। मैं अभी नहीं किसी को मानता, कोई पूर्व मुख्यमंत्री है, कोई नेता प्रतिपक्ष है, कोई नेता सदन है बिहार का, मैं नहीं मानता किसी को। मैं एक मानता हूं कि आम नागरिक की भी तुलना करना ठीक नहीं। और उसके बाद प्रचलन चला, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा का अगर हम आकलन करें तो दोनों में काफी डिफरेंस है। जैसे ही भाजपा कुछ बोलती है तो उसे कुछ लोग लपकते हैं कुछ नंबर बढ़ाने के लिए। जैसे आपने देखा कुछ भी बयान आता है तो गिरिराज सिंह का बयान जरूर होगा, कुछ भी बयान आएगा, कुछ बयान भी रहे जिनके नाम आते हैं। तो असीम अरुण को लगा कि मैं शायद पिछड़ रहा हूं, तो बंदर के बयान पे उन्होंने कहा कि बंदरिया बाग में जिनका ऑफिस हो, जिन्होंने बंदरों का बाग उजाड़ दिया हो, वो लोग भी क्या इस पर बात करेंगे? वो कन्नौज पर कब बोलेंगे? तो मैं जानना चाहता हूं मिश्रा जी, पार्टी के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पहले एक बड़े विभाग के मंत्री रह चुके हैं, साफ सुथरा काम करने की आपकी कार्यप्रणाली रही, क्या ये बयान आप ठीक समझते हैं? मैं तो इस बयान की बेहद निंदा करता हूं, जबकि मैं तो एक पत्रकार हूं, आम नागरिक हूं। मैं बिल्कुल इस बयान की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और कोई भी बोले, कोई भी हो, अगर हमारे समाजवादी पार्टी के बारे में बोल रहा है और बजरंगबली की बात करना चाहेगा, तो किस लेवल की आस्था है, किस लेवल का विश्वास है, किस लेवल का समर्पण है, अगर उसका एक सबूत चाहे। वैसे तो आस्था और विश्वास का सबूत नहीं दिया जा सकता, बजरंगबली को भी देना पड़ा तो उन्होंने छाती चीर के ही दिखाना पड़ा था। आदमी कह ही सकता है, लेकिन अगर हमारा सबूत भी मांगेंगे तो आज चले जाएं सैफई में, हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा मिलेगी, इतनी बड़ी प्रतिमा मिलेगी कि गर्दन उठा के देखेंगे तो उनको उसमें बल पड़ जाएगा, इतनी बड़ी प्रतिमा। और जब समाजवादी पार्टी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री के उसमें दौर में वो प्रतिमा बनी थी, हम सब ने उसके जो प्रथम पूजन हुआ था उसमें सब शरीक हुए थे, सबने प्रसाद ग्रहण किया था। वो हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है। जहां तक लोगों के बयान की बात है, मैं इतना कहना चाहूंगा, आदमी जो बोले, कोई भी हो, कितने बड़े पद पे हो, किसी पद पे रहा हो, कोई इम्तिहान पास करके उसने कोई भी नौकरी की हो, किस तरीके से की हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों एडमिशन हुआ, क्यों सिलेक्शन हुआ, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन उसको अपनी मर्यादा का जरूर ध्यान रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं हूं, आप हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो जाए, कोई आदमी पद से बड़ा नहीं होता, अपने कर्म से बड़ा होता है, अपनी गरिमा से बड़ा होता है, मर्यादा से बड़ा होता है। प्रभु श्री राम जंगल में रह करके भी मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। श्रवण कुमार गरीब परिवार में जन्म लेकर के सिर्फ मां बाप की सेवा करने से आज एक आइडियल बेटे के रूप में उदाहरण दिया जाता है। हम लोग कितनी कहानी सुनाए, लोग व्रत रखते हैं महिलाएं सत्यवती जी के नाम पे। तो आप किसी को भी अपनी मर्यादा लांघ करके शब्दों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा कहना, शिव कुमार जी, किसी को भी बहुत आसान काम है। किसी को प्यार देना, स्नेह देना, इज्जत देना, वो कठिन काम है। गाली दे देना तो सड़क पर चलता हुआ आदमी भी गाली दे देता है। हमको आपको यह तय करना होगा हम और आप किस कैटेगरी में। और आपने कहावत सुनी है कि अपनी मस्त चाल चलते रहना चाहिए, कौन क्या बोल रहा है उसकी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। अखिलेश जी की बिहार में बड़ी मांग है, आज भी बिहार में थी, आज भी लगातार आवाज उठ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में है।
लोग इसे सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं, कह रहे हैं हम अनुमान लगाएंगे किसकी विधानसभाओं में ज्यादा पकड़ रहेगी, किसके प्रचार से ज्यादा जीतेंगे, किसके क्या होगा। लेकिन अखिलेश यादव की रैलियों में उमड़ रही भीड़ कुछ अलग बयां करती है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य करते हैं कि हमारे एक सपा बहादुर हैं जिनका न सीट है, न घर है, न कुछ है, न यहाँ मतलब है, और कूदे फिर रहे हैं। अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना हुआ जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल, वैसे तो हर चुनाव अपने आप में फाइनल होता है। आप जानते हैं शायद कोई चुनाव ऐसा नहीं जो अगले बार उसको रिपीट करेगा या दोहराएगा या जो भी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का अगर इंडिकेशन लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के नतीजे क्या आने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है, उसके मन में क्या है, किस नेता के प्रति समर्पण का भाव है, किस नेता में विश्वास है और किसके खिलाफ अविश्वास है, अगर सिर्फ वही उठा के देखना हो आपको, तो 2024 का लोकसभा का रिजल्ट उठा के देख लीजिए। जब से मौजूदा मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से उनकी पार्टी का प्रतिदिन सिर्फ वोट शेयर कम हुआ है, गिरा है। कोई एक चुनाव ऐसा नहीं है जिसमें इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर बढ़ा हो। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल या फाइनल जो भी आप कहना चाहें, वो इंडिकेशन, वो मेजरमेंट लोकसभा का चुनाव दे चुका है। 2027 क्यों है क्या, वक्त जब आएगा तभी आएगा। हम सबको उसका इंतजार है, हमसे और आपसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि 2027 कब आए और कब ऐसे झूठ बोलने वालों से, जो किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात करते थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते थे, जो दलितों के सम्मान की बात करते थे, और आज कह रहे हैं कि कोई एक छोटी सी घटना हो गई, ऐसे लोगों को कब हटाया जाए, जनता इसका इंतजार कर रही है। जहां तक बिहार की बात करी और आपने एक का नाम लिया, उनसे पूछो उनका क्या है। उनका वहां तो छोड़ दीजिए, वहां जो होगा वो तो नहीं ही है। उत्तर प्रदेश में क्या है, अपनी सीट पे क्या है, अपने घर में क्या है, जिस सीट पे लड़े थे उस सीट पे क्या है, वो उसका जवाब दे दे, तब दूसरे पे कमेंट करें। उनको बता देना चाहिए कि जो लोग शीशे के महलों में रहते हैं, दूसरे घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। कल जी, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण पिलर के साथ आपकी बातचीत हुई है। मीडिया में बड़ी जोर शोर से खबर है कि पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने मुलाकात की। दो ही लोग थे मुलाकात करने वाले, एक सिगबतुल्ला अंसारी जी, वयोवृद्ध हैं, वो अपने विधायक बेटे के साथ थे। दूसरे शख्स आप थे जिन्हें कल मुलाकात करने का मौका मिला। कैसी रही बातचीत, क्या बातें हुई? मैं नहीं कह रहा हूं अंदर की बात मुझे बता देना, क्योंकि बहुत बाद मुलाकात थी, जेल से आने के बाद पहली मुलाकात थी। लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि एक बहुत आलीशान किस्म के नेता हैं। वक्त किसको कहां फंसा देता है भरोसा नहीं होता है। उस नेता के साथ बैठ के कुछ सीखने को तो मिलेगा। जब वो शब्द बोलते हैं तो ये लगता है कि वास्तव में कोई मशीन बोल रही है, एक एक शब्द का। तो क्या रही कल मुलाकात? आपने जो बात कही, मुझे एक शेर याद आ गया जो उन्हीं के मुंह से मैंने पहली बार सुना था, और आज भी मैंने याद कर लिया, तो लिख लिया। मेरी आदत है कहीं अच्छी कोई चीज सुनता हूं तो लिख लेता हूं। उन्हीं के मुंह से सुनी ये बात है जो मैं आज जहां से बात कर शुरुआत कर रहा हूं, कि कौन सी बात कब, कहां, कैसे कही जाती है। कौन सी बात कब, कहां, कैसे कही जानी है, ये सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। क्या तो बात है, क्या बात है, क्या बात है, धन्यवाद, क्या बात धन्यवाद। है। ये सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। वो सलीका हम लोगों ने माननीय नेताजी से, माननीय अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, माननीय आजम साहब से, और भी 2-4 स्टालवर्ड्स जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनसे सीखने की कोशिश की है। मैं रामपुर नहीं पहुंच पाया था। कल एक और मौका था साथ में, जो मीडिया की सुगबुगाहट में दब गया। वो था कि हमारे पहले जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे थे, उन्होंने एक लगभग 40 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट लिखा है आजम साहब के ऊपर, जिसमें ट्रेवल्स ऑफ द लीडर इन सीतापुर जेल के बीच में जो उनके परेशानियां थी, जिस तरीके से सरकार ने उनको प्रताड़ित किया, जिस तरीके से सरकार ने उनको टारगेट किया। मिश्रा जी, किसने लिखी है ये किताब? थोड़ा सा मैं आइडिया ये चाहूंगा। पिछले ये सरकार में इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, हैदर अब्बास साहब ने लिखा है। अच्छा किताब तो क्या अच्छा। बुकलेट टाइप की है, लगभग 40 पन्ने की है, जिसमें उन्होंने माननीय आजम साहब ने जो बिताया है वक्त इस सरकार में, सालों साल टारगेट करके उनको जिस तरीके झूठे मुकदमे में फंसा करके, जिस तरीके उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी, उसका विमोचन का भी कल वक्त था। तो मुझे उसमें उपस्थित होने का एक न्योता मिला, तो मैं उसके लिए पहुंचा था। माननीय आजम साहब से बैठ करके बात करने का चर्चा मिला। और ये नहीं सच है कि सिर्फ हम ही 2 लोग थे। आप समझ सकते हैं, जहां इतना बड़ा नेता होगा,
वहां वो खबर अपने आप फैल जाती है। वहां इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इनफैक्ट मीडिया वाले साथी इतने थे कि हम लोगों को खुद ही धक्का लग रहा था, चलने की जगह नहीं मिल रही थी। नहीं, आप तो लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, आजम मैं साहब के मौजूद था, पीछे खड़े मैं थे, बिल्कुल बिल्कुल बगल मैं में खड़े थे। मौजूद रहा, बिल्कुल वो उनका स्नेह रहता है, उन्होंने हाथ पकड़ करके मुझे अपने साथ खड़ा कर लिया। अदरवाइज हम लोग ना धक्का देना चाहते हैं ना धक्का खाना चाहते हैं, तो ये बड़ा अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रहता है, लेकिन वो उनका स्नेह है मेरे ऊपर। तो मैं लेकिन उनसे बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई, बहुत देर मुझे अकेले गुफ्तगू करने का मौका मिला। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद तो मिला ही, पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुआ, पॉलिटिकल चर्चाएं भी होती ही हैं जब दो पॉलिटिकल लोग बैठेंगे, आने वाले वक्त पे, आने वाली स्ट्रैटेजी पे बहुत सारी चीजों की बात हुई। मुझे लेकिन खुशी है कि जिस तरीके से संघर्ष करके एक रास्ता माननीय आजम साहब ने हम लोगों को दिखाया है, हम लोगों को याद आता है जिस तरीके का संघर्ष माननीय नेताजी ने किया, माननीय अखिलेश जी आज कर रहे हैं, उसी तरीके, उसी परिपाटी को आगे बढ़ा करके उदाहरण प्रस्तुत किया है। और हमारे जैसे यंग लीडर्स के लिए उन्होंने एक तरीका सिखाया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस बात सच है तो सर झुकाना मत, टूटना मत, अपने प्रिंसिपल्स पर अड़े रहना, ईश्वर साथ देगा। बिहार में आज एक बड़ी चर्चा जोर शोर पर है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि मुख्यमंत्री बोरी में चोरी कर रहे हैं। इधर आजम साहब की तकरीर, आजम साहब का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप तो खुद गवा रहे हैं, और आज अखिलेश यादव जी से मुलाकात। इधर बोरी चोरी का आरोप। यूपी की सियासत रोज नई सरगर्मी पैदा कर रही है। क्या कर रहे हैं बोरी में चोरी का क्या आरोप लगा दिया अखिलेश यादव ने? कैसे कर रहे हैं आप मुख्यमंत्री बोरी में चोरी? आप देखिए, जब हमारी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तब किसान को बोरी में 50 किलो खाद मिलती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 किलो खाद हर बोरी पे चोरी कर ली इन्होंने। कहां गई, किसके पास गई, कौन वितरण कर रहा है, उसका क्या अकाउंटिंग है, उसमें उसका प्रॉफिट किसके पास जा रहा है, कौन उसकी स्टॉकिंग कर रहा है, कौन उसकी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, वो लोग बेहतर जानते होंगे। और सिर्फ वही नहीं, किस फ्रंट पे नहीं की। आप बताइए ना, क्या झूठ बोलना मंच से खड़े होकर के चोरी नहीं है? क्या लोगों को गुमराह करना चोरी नहीं? इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है कि नहीं है? हर इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे सवाल निश्चित रूप से खड़े होते हैं। जब इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को साल भर में नौकरी देंगे, कहां दी इन्होंने? बिहार को आपको याद होगा, आज जिसके लिए वोट मांग रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, यही लोग उनको किस तरीके की बातें कह रहे थे, किस तरीके के अपशब्द कह रहे थे, किस तरह के इल्जाम लगा रहे थे, वो आपने देखा होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में आपने देखा होगा, जिनको पहले कह रहे थे कि इनसे बड़ा कोई डकैत नहीं, उसी को अगले दिन वो बना लिया, अब कल फिर उसके बेटे के खिलाफ जांच बैठा दी है। तो इनका कोई भरोसा नहीं, ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। और सिर्फ वही चोरी नहीं, मैं वोट थोड़ा चोरी, सा आपको आप वोट चोरी थोड़ा पे सा आइए आप। जी, नहीं नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए प्लीज। नहीं, मैंने अभी आपने जो अजीत पवार की बात की, जिक्र किया, क्या उद्धव ठाकरे के हाथ मिलाने से तो नहीं घबरा गई भाजपा कि उद्धव और अजीत अगर इकट्ठे हो गए, मतलब पवार और ठाकरे इकट्ठे हो गए, तो फिर वहां बचेगा क्या? बीएमसी और जो चुनाव आ रहे हैं नगर पालिका के पूरे महाराष्ट्र में, तो सब सफाया हो जाएगा। फिर कहीं असल में पोल न खुल जाए जो रोज राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी की। है क्या, इसमें आप देखें मिश्रा जी, तो उसमें सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी तरीके से खिसक चुकी है। एक हाउस ऑफ कार्ड्स है, सिर्फ एक इल्यूजन है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने बना रखा है किसी तरीके से, जिसको आप जैसे ईमानदार पत्रकार फिर भी चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये एक हाउस ऑफ कार्ड्स है, और जिस दिन एक तेज हवा चली, उस दिन ढहढहा करके गिरेगा। एक एक आदमी के दम पे चल रहा है, वो जब तक चल रहा है तब तक चल रही है बात। बाकी कहीं कोई एक प्रदेश की आप सरकार बना दे जो इन्होंने अपने दम पे बना रखी हो, जो इन्होंने अपने नेताओं के नाम पे बना रखी हो, जो इन्होंने अपनी नीतियों पे बना रखी हो, जो अपने एजेंडा पे बना रखी हो, अपने मैनिफेस्टो पे बना रखी हो, अपने प्रोग्रेसिव या डेवलपमेंट के कामों को गिना करके बना रखी हो। सब जगह तो कहीं किसी को लाके, कहीं किसी को लाके, कहीं किसी को लाके, कहीं किसी को तोड़ करके, सारी सरकारें तो इसी तरह बना रखी है। उत्तर प्रदेश के आप सीट का याद करिए, जब जो आज वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो जब मुख्यमंत्री के बनने के बाद जब उनकी सीट पे चुनाव हुआ, वो चुनाव वो हार गए थे, वो नहीं बचा पाए थे। ये अलग बात है, वो फिर उसको भी तोड़ ले गए। वो एक अलग उनका तरीका वही, उनकी मेथोडोलॉजी वही, वो जानते ही वही है, उनको आता ही वही उतना ही है। जिसको जितना आता है वो उतना ही गुनेगा, उतना ही बुनेगा। लेकिन हाँ, ये सच है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से। और जितनी इन्होंने तार से तार जोड़ करके किसी तरीके से तार की धार पे चल रही थी सरकारें, वो सरकारें का इनका खत्म होने का वक्त आ रहा है। मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू हो गई है, जी, समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा?
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एफआईआर लागू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के जो डेमोक्रेसी के लिए प्रहरी की घोषणा करी है, उन्होंने उन्होंने कहा है कि हम लोग समाजवाद के लिए, संविधान के लिए प्रहरी घोषित करेंगे। संविधान प्रहरी का उन्होंने नाम दिया है। एक एक घर, एक एक वोट, एक एक नजर रखेंगे उसके ऊपर। कोई परिवार हो, कोई वोट कटना है, कोई वोट जुड़ना है, कोई बदलना है, किसी का एड्रेस चेंज है, किसी के परिवार में कोई जन्म हुआ, किसी के परिवार में कोई मृत्यु हुई, उन सब का टैबुलेशन करेंगे। सरकार के जो, अगर उसकी सच में नीयत साफ है तो उसके साथ काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कोई वोट ना गलत कटने पाए, ना कोई वोट गलत बढ़ने पाए। इस पे हम काम करेंगे। और बाकी सच पूछिए अगर, तो एसआईआर एक नेचुरल प्रोसेस है। एसआईआर एक ऐसी चीज है जो कि आज से नहीं हो रही है। रोल्स का, इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन हर बार होता है। कोई चुनाव आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिससे पहले इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन ना होता हो। सब में होता है। लेकिन सवाल एसआईआर पे नहीं है, सवाल नीयत पे है, सवाल पर्सपेक्टिव पे है, सवाल उनकी सच्चाई पे है, सवाल उनकी ईमानदारी पे है। इसलिए जनता आक्रोशित है। हमने सिर्फ ये मन बनाया है, हम संविधान की रक्षा हर कीमत पे करेंगे, चाहे जान ही क्यों नहीं चली जाए। मिश्रा जी, एक बड़ी बात आप कह रहे हैं नियत की। नीति और नियत पर पूरा सब कुछ टिका होता है। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का है कि जब हर बार होती रही, मैं भी अपना इतना जीवन गुजार चुका, मैं नहीं जान पाया कब एसआईआर हो गई। शायद आप भी नहीं जान पाए होंगे कब एसआईआर हो गई। बिल्कुल ठीक क्योंकि बात। लेकिन प्रोसेस चुनाव आयोग ने इस प्रोसेस को इतना सार्वजनिक करने की व्यवस्था क्यों बनाई? क्या नियत थी उनकी? जैसे अमित शाह जी कहीं जाते हैं तो उनका एक सूत्र होता है घुसपैठिया, दूसरा सूत्र होता है माइनॉरिटी यानी मुसलमान, माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान, तीसरा सूत्र होता है हम देख लेंगे सबको। आज मैं उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि अगर एनडीए की सरकार आई तो बिहार को बाढ़ से मुक्त कराएंगे। तो क्या 20 वर्ष से किसी और की सरकार थी? मीडिया इस पर सवाल नहीं करेगा कि भैया 20 वर्ष से आप सत्ता में हो, 10 वर्ष से केंद्र में हो, यानी 11 वर्ष से तो इकट्ठे हो दोनों लोग। हाँ, उसमें से 2.5 वर्ष अलग कर दो, जो वो उन्होंने लालू जी के और तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बनाई, वो 3 वर्ष अलग कर दो। लेकिन फिर भी 8 वर्ष से और 17 वर्ष से आप इकट्ठे हो, तो अभी तक बाढ़ की चिंता नहीं थी। मैंने आपसे कहा ना, इनकी नीयत पे ही सवाल है। आपने कई सवाल उठाए, जो चुनाव आयोग का सवाल आपने उठाया, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए कि वीडियोस जो थे वो क्यों डिलीट किए गए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा क्यों नहीं दिया जा सकता। अगर सरकार का सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जा सकता है, जो इलेक्टोरल रोल्स आते हैं उनको मैं फिजिकली बैठ करके मैनुअली एंटर करके इलेक्ट्रॉनिक रोल अपना बना सकता हूं, मैं उसमें ओसीआर स्कैनर लगा करके एक एल्गोरिथम लिख करके सॉफ्टवेयर थ्रू उसको लगा सकता हूं, उसमें एआई इंजन चला करके उसमें डिस्क्रिपेंसीज, कॉमनैलिटीज, डिफरेंसेस फाइंड कर सकता हूं। तो वही डेटा सरकार को देने में क्या दिक्कत? सरकार डेटा देना क्यों इतना मुश्किल करना चाहती है? वीडियो का डेटा क्यों डिलीट किया गया? जो सवाल विपक्ष से कोई पूछ रहा हो, जो भी विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात को सवाल को उठाया, वो सवाल आप क्यों जवाब नहीं देते? आप ये क्यों कहते हो आप सब, अरे भाई आपको एक सवाल पूछा जा रहा है, आप संवैधानिक संस्थान है, आपको मैंडेट है, आपके पास रिसोर्स है, आपके पास ताकत है, आपका बजट है इतना बड़ा, आप क्यों नहीं देते उसका जवाब? आप क्यों नहीं उसको डेटा दे रहे? आप डेटा दीजिए उसके, आपको तो कहना चाहिए भाई हम डेटा दे रहे हैं, तुम्हें जितना इसमें प्रूफ करना हो। जैसे हमारे जैसा कोई आदमी अगर आज इलेक्शन कमीशन में बैठा होता तो कहता भाई सारा डेटा ले जाओ, जितना तुम कर सकते हो करो, जो कमियां मिले हमें बताओ, हम सुधारना चाहते हैं। नियत क्या है? नियत आप किसी के गलत को बचाना और छुपाना चाहते हैं, या नियत यह है कि हम सुधारना चाहते? अगर सुधारने की नियत होती तो इलेक्शन कमीशन का ये तौर और ये तरीका, ये जज्बा, ये उनका बयान देने का, धमकाने का तरीका ना होता। वो कहते हाँ हमारी कमियां हैं, सब में कमियां, मुझ में कमियां होंगी, आप में होंगी, सब में होंगी, कोई कौन पूर्ण हुआ? पूर्ण होगा तो ईश्वर ही हो जाएगा। पूर्ण तो सिर्फ ईश्वर है और धरती पे कोई पूर्ण नहीं है। और अगर कमियां मुझे आप बताओ, मैं अपनी सुधारने को तैयार हूं। इलेक्शन कमीशन ये कहता, लेकिन जबकि उसके बदले वो धमकी देता। तो निश्चित रूप से उस नियत से सवाल उठता है, इसलिए आदमी उससे घबराता है। आदमी आज ये उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में आम चर्चा हो गई है कि इलेक्शन की प्रोसेस जो है वो क्या सैक्रोसैंक्ट है, क्या वो बची है? ये सवाल हर आदमी के मन में है। कोई शायद खुल के बोल रहा हो, कोई दबे जबान बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है। आपने जहां तक बिहार का सवाल पूछा, मैंने आपसे कहा ना, इनको सिर्फ भटकाने का राजनीति करनी है,
इनके लिए डेवलपमेंट मुद्दा ही नहीं, इन्हें नौकरियों से कोई लेना देना नहीं। और मैं आपको आज बता रहा हूं, ये पोल्यूशन की बहुत बात करते थे, दिल्ली का AQI क्या है, दिल्ली का पोल्यूशन क्या है, जब 12 साल से उनकी सरकार वहां बनी हुई है, जो कि CPCB सेंट्रल एक्ट है, फॉरेस्ट सेंट्रल एक्ट है, पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन का एक्ट है, उसमें प्रदेश सरकार का कोई रोल नहीं था। लेकिन पहले मान लीजिए वो जो वहां प्रदेश सरकार थी उसके ऊपर इल्जाम बढ़ते थे। अब क्या बचा, अब कर देते ना उसको। वहां पे AQI कम दिखाने के लिए उसके सेंसर पे आप पानी छिड़कते हुए वीडियो वायरल हो रहा है आपका। ये तरीका है आपका कि भाई AQI आ ना जाए, कैप्चर न कर ले, तो AQI के सेंसर पे पानी छिड़क दो। ये इनका यही, इन्हें ना इन्होंने आज 20 साल में कुछ किया बाढ़ के लिए, और आप इनको भगवान न करे अगर 20 साल और सरकार दे दोगे तो भी इन्हें कुछ नहीं करना। इन्हें ये घुसपैठियों की बात ही करते रहेंगे, ये नफरत की बात करेंगे, ये लोगों को लड़ाने की बात करेंगे, ये हिंदू मुस्लिम के बीच में विच्छेद पैदा करने की बात करेंगे। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान इकट्ठा न होने पाए, मुट्ठी न बनने पाए, क्योंकि अगर बन गया तो इनका रास्ता खत्म हो जाएगा, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये लोग लड़ाने की, बांटने की, तोड़ने की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी जोड़ने की राजनीति करना चाहती है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की है, और इसी के साथ फिलहाल आपसे विदा लूंगा। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू, आभार, बहुत आभार, थैंक यू।